प्रदीप जी, पहली चीज जो है कि बृजभूषण शरण सिंह क्या आपके यहाँ भी उतने ही पॉपुलर हैं? भाई उन्होंने कहा है कि वो हरियाणा में बहुत पॉपुलर हैं और जाके इलेक्शन में वो करेंगे। आपको क्या लगता है बृजभूषण शरण सिंह के हरियाणा जाने से उनके वोट कई गुना बढ़ जाएंगे कि कुछ वोट का नुकसान भी हो सकता है? और उसके अलावा जो हरियाणा में अभी जो इलेक्शन हो रहा है जिसमें बीजेपी क्या तो बिल्कुल डिसहरे में है, जैसे सेना जब भागती है तो तितर बितर है, अपने ही लोगों को कुचलते हुए चले जा रहे हैं। कितने नाम गिनाए, आदित्य चौटाला से लेके लतिका शर्मा, मतलब अपने ही लोगों का, बीजेपी के जो सेना के नायक लोग हैं अपने ही लोगों को कुचलते हुए इधर उधर यहाँ वहां भाग रहे हैं। तो उसके ऊपर, और ये जो विनेश फोगाट का मामला है, बृजभूषण शरण सिंह ने जिस तरह का हमला बोला है, उस पर आपका वक्त है। प्रदीप चौहान साहब। आनंद जी, कहने को तो क्या है, बात है कहनी है, कहने को तो मैं भी आपके शो पे कह देता हूँ। मुझे अमेरिका से बड़े फोन आ रहे थे सर कि वो ना ट्रंप से खुश है ना कमला हैरिस से खुश है, आप आ जाइए इलेक्शन लड़ लीजिए सर। बहुत इंडियन डायस्पोरा चाहता है कि मैं जाके इलेक्शन लड़ूं। कहना ही तो है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई मेरे से आके कोई सबूत थोड़ी मांगने वाला है। बृजभूषण सिंह शरण अगर लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कदम भी रख देते हैं ना सर, कदम भी रख देते, वोट मिलना तो दूर की बात, उनको खुद को वहां से जान बचा के भागना मुश्किल हो जाता। वोट तो दूर की बात है, वो कदम भी रख देते वहां पर। और दूसरी बात, आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेगी, और लेगी तो फिर उससे बड़ा बेवकूफ कोई होगा नहीं कि अगर बृजभूषण शरण सिंह को वहां कैंपेन के लिए भेजे। बृजभूषण शरण सिंह आज की डेट में भी विलेन नंबर 1 है हरियाणा में। वहां जो है ना, वहां जय जवान जय किसान जय पहलवान, ऐसे ही नहीं है नारा, उसका एक वजह है और उसको वो मानते हैं, दिल से मानते हैं। और दूसरी बात, मुझे लगता है बीजेपी जितना विनेश फोगाट के मुद्दे पर बोल रही है उतना ही अपने आप को मुश्किल में और डाल रही है। उन्हें बल्कि साइलेंट रह के लोगों को जज करने देना चाहिए था, चुप रहना चाहिए था, लेकिन वो जितना इस मुद्दे पर बोल रहे हैं उतना मुश्किल कर रहे हैं। विनेश फोगाट को जिस सीट से टिकट दी गई है वहां 20 साल से कांग्रेस नहीं जीती है, जुलाना से 20 साल से कांग्रेस नहीं जीती है। अभी वहां पर दुष्यंत चौटाला की मदर नैना चौटाला वहां से एमएलए। बहुत तगड़ी मुश्किल थी। विनेश के पास एक चैलेंज है कि 20 साल से जहां नहीं जीती कांग्रेस वहां जिताना है। पिछली बार भी तीसरे नंबर पे थी बीजेपी कांग्रेस वहां पर, लेकिन अब ये आसान काम कर रहे हैं, बीजेपी खुद आसान काम कर रही है, उनको खुद जो है वो इतना नेगेटिव कर रही है। देखिए, नेगेटिव प्रचार करने से नुकसान खुद का हो रहा है बीजेपी का। और जब तक टिकट नहीं बटी थी, जब तक टिकट अनाउंस नहीं हुए थे, मैं 52 से 55 सीट बीजेपी को दे रहा था, लेकिन आज जो बीजेपी की लिस्ट आ गई है और कांग्रेस की भी पहली लिस्ट आ गई है, आज मैं गारंटी से कह सकता हूं कांग्रेस 62 से 66 सीटों के बीच कांग्रेस हरियाणा में आज की डेट में आराम से निकाल रही है, आराम से। बस कांग्रेस खुद को ना हराए। कांग्रेस ने कांग्रेस का नुकसान किया तब तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी नुकसान पहुंचाएगी अभी पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जीतने पर भी डाउट है। सीट बदल दी उनकी, जिस सीट पे वो जीत के आए थे 6 महीने पहले, करनाल खट्टर साहब की सीट, वो भी लोग नाराज कि हमको छोड़ के भाग गए। और जहां गए हैं वहां भी ठीक है, अगर आप पॉपुलेशन देखें तो सबसे ज्यादा सैनी की है, 12 या 12.5% है वो, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सब वोट उनकी तरफ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं। मुझे लगता है उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई है। बीजेपी मुझे आज की डेट में पता नहीं क्यों लोग मेरी बात से कई बार मानते हुए 20 से नीचे रहती नजर आ रही है। आज की डेट में हरियाणा में 20 से नीचे रहेगी, 20 नहीं क्रॉस कर पाएगी। अब अगर बृजभूषण शरण सिंह वहां चले जाते हैं और बीजेपी इस तरह का नेगेटिव कैंपेन करती है, वो भी एक लड़की को लेकर, पहलवानों को लेकर, तो फिर और ज्यादा मुश्किलात आएगी। बीजेपी को बेटर है कि अपने काम उस पर बात करनी चाहिए कि उन्होंने 10 साल में क्या किया और क्या करने वाले हैं। जितना नेगेटिव कैंपेन में बीजेपी जाएगी उतना ही खुद को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि नेगेटिव कैंपेन, नेगेटिविटी उनके खिलाफ ज्यादा है। बीजेपी को अगर थोड़ा रिवाइव करना है तो पॉजिटिव कैंपेन करना पड़ेगा। कांग्रेस को कुछ नहीं करना, कांग्रेस को सिर्फ जो बीजेपी कर रही है उसका जवाब देना है। कांग्रेस के पास ऑलरेडी चीजें पॉजिटिव है, क्योंकि ऐसी जो कांग्रेस के लिए लहर जैसी है मैंने तब देखी थी सर, तब मैं हरियाणा कवर करता था, आज तक में ही था, 2004 में, जब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चीफ मिनिस्टर बने थे। उस वक्त 3 बड़े लीडर थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भजन लाल। 3 कांग्रेस से मुख्यमंत्री के चेहरे के दावेदार थे, भजन लाल फ्रंट रनर थे। उस वक्त कांग्रेस के लिए ऐसे जो माहौल था जैसा इस बार देख रहा हूं मैं।
और भूपिंदर सिंह हुड्डा अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर बन गए थे उसमें। उसके बाद 10 हुड्डा रहे 10 साल, उसके बाद 10 साल बीजेपी रही, उसके बाद अब जा गया सर। तो इसलिए मैंने अभी कहा कि 62 और 66 के बीच बीजेपी मुझे वहां दिखती नजर आ रही थी, क्योंकि उस वक्त भी क्लियर हो गया था कि उससे पहले भजन लाल ने भी वहां पर और बंसी लाल ने, चौटाला ने जो भी पॉलिटिक्स की थी उससे लोग वहां ऊब चुके थे। हालांकि वहां तब ऐसे जात पात वाली और इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होती थी, लेकिन फिर भी दुखी थे। अल्टीमेटली होता क्या है इस देश में, जो एक गलत फहमी भी कांग्रेस ने पाली थी कि उन्हें लगता है कि थक हार के लोग अल्टीमेटली कांग्रेस के पास ही जाते हैं कि यार वही बेटर है। कम से कम कांग्रेस के बारे में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में एक आजकल नहीं है पर पहले एक कहावत बड़ी मशहूर थी जिस वक्त मैं कवर किया करता था कि यार ये जो आते हैं रीजनल पार्टी, चाहे पंजाब में अकाली दल हो, चाहे हरियाणा में रीजनल पार्टी हो, ये खाते हैं और सिर्फ खाते हैं। कांग्रेस कम से कम ये करती है कि खाती भी है और खिलाती भी है। मतलब अगर 1 रुपया आया है तो 50-60 पैसा अपने पास रखते, 40 पैसे देती भी है लोगों के बीच में। ये एक परसेप्शन था। इसी परसेप्शन में कांग्रेस को लगता था कि झक मार के अल्टीमेटली हमारे पास आएंगे, लोग वापस आएंगे। वो देश में तो नहीं हो पाया, लेकिन राज्यों में हो रहा, हरियाणा में खास करके ऐसा मुझे लगा है कि अल्टीमेटली उन्हें कोई चॉइस ही नहीं, कहीं सब आजमा चुके, कांग्रेस से बेहतर विकल्प उनको दिख नहीं रहा। और दूसरी बात, भूपिंदर सिंह हुड्डा के स्टेचर का भी हरियाणा में, पूरे हरियाणा में इस वक्त किसी अक्रॉस द पार्टी कोई लीडर नहीं है। भूपिंदर सिंह हुड्डा वो स्टेटस रखते हैं आज भी कि अगर उनकी पसंद की 2000 पिछले चुनाव में भी 2019 वाले में भी अगर कांग्रेस ने उन्हें 2 महीना पहले कमान दे दी होती और उनके हिसाब से टिकट बटी होती तो तब भी कांग्रेस सरकार बना सकती थी, चाहे थिन मेजोरिटी की बनाती पर कांग्रेस बना सकती थी। 1 महीना दिया था हुड्डा को और उनके हिसाब से टिकट नहीं बटी थी पूरी, फिर भी 30-31 पे पहुंच गई थी कांग्रेस। ये भी एक फर्क है। एक पार्टी बिना लीडरशिप के है, बिना कैडर के है, 10 साल में ना कैडर खड़ी कर पाई, ना लीडरशिप खड़ी कर पाई 10 साल में। और एक पार्टी है जिसमें एक ऐसा लीडर है कि जो दावा करता है, बाकायदा ऑफ द रिकॉर्ड, कभी आप भूपिंदर सिंह हुड्डा से मिले, दावा करते हैं कि मैं जिस पे हाथ रख दूंगा वो एमएलए बनता है। मैंने आज तक उनका वो कहते हैं मेरा कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं कि जिसपे मैंने दिल से चाहा वो एमएलए बने और ना बना हो। तो इस तरह के कॉन्फिडेंस वाला, तो इसलिए एक तरफा हवा आपको महाराष्ट्र में, हरियाणा में नजर आ रही है और एक तरफा होगी। मैं फिर कह रहा हूं सर, आपके चैनल में मैंने परसों भी कहा था, 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली बीजेपी फ्री दिखेगा। प्रदीप जी, एक तो आपके एक भाई सुखराम बिश्नोई जी आपके कोई फैन है, वो कह रहे हैं कि आपके सारे प्रोग्राम देखते हैं और आप एक बार भी उनका नाम नहीं लिए हैं, तो मैं ही उनका नाम ले लेता हूं। सुखराम बिश्नोई जी आपके को बहुत आपके बारे में अच्छा कहते हैं। दूसरा, मुझे एक थोड़ा विषय से मैं हट के इसलिए समझ लूं, आप वहां पे बैठे हैं, एक हिमाचल प्रदेश में एक अजीब सी चीज हुई है जो बहुत रिपोर्ट नहीं हुई प्रेस में, लेकिन वो अपनी तरह का यूनिक काम एक हिमाचल प्रदेश ने किया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने दल बदलू विधायकों की कहा है कि पेंशन हम खत्म कर देंगे अगर आप स्पीकर आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत दोषी पाता है और आपकी विधायकी जाती है। ये उन्होंने विधानसभा ने पास कर दिया है, गवर्नर साहब के यहां गया है। अब ऐसा माना जाता है कि बीजेपी का बहुत दबाव है, बीजेपी कह रहे बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होंगे 99% लोग वो बीजेपी के होंगे तोड़ फोड़ में। हालांकि ये भी है कि अगर वो लौटाते हैं बिल तो दूसरी बार फिर भेज दिया जाएगा, वो तो पास करा के दूसरी बार बाइंडिंग हो जाएगा। मैं जरा इस पे आपसे समझना चाहता हूँ, ये एकदम से हिमाचल में ये क्या सूझा कि ये जो उन्होंने बिल पास कर दिया है उसमें से 6 जो विधायक कांग्रेस से टूटे थे, जिनको अयोग्य घोषित किया गया था, उसमें 2 तो चुन के आ गए, 4 की तो पेंशन गई। तो इस पे जरा एक छोटा सा आपका वक्तव्य चाहूंगा, दर्शकों को भी पता लग जाए क्या हुआ। सर आनंद जी, वो कहते हैं ना कि जब रास्ते में पत्थर से ठोकर लगे गिर जाओ, चोट लगे, तो समझदारी इसी में है कि उस पत्थर को रास्ते से हटा दो। तो वही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया, क्योंकि उनकी सरकार खतरे में आ गई थी। इसी वजह से सरकार गिरते गिरते बची है कि जब 6 अपनी ही पार्टी के लोगों ने बगावत कर दी थी। अब सबक भी सिखाना था। वो 6 में से 2 जीते, 4 हार गए, 4 कांग्रेस जीत गई वापस, तो सबक सिखाना था। ये मास्टर स्ट्रोक था, बहुत बढ़िया कदम है, इसकी तारीफ हो रही है, नो डाउट। इसमें बीजेपी के लोग भी अंदर खाते तो तारीफ करें, क्योंकि कहते हैं जो आज हम कर रहे हैं कल को हम पे भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि पब्लिकली कह नहीं सकते तो इसलिए मजबूरी है। प्रॉब्लम ये हुई कि ये इसलिए अच्छे से रिपोर्ट नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस ने 2 और काम ऐसे किए ना, वो कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी जो ढूंढती है कांग्रेस खुद और उसमें जाके पैर मारती है।
एक बहुत अच्छा कदम इसी सेशन में सरकार ने ये किया था कि वित्तीय प्रबंधन को ठीक करना था। कि उनका कहना था कि भाई हमारा सैलरी और पेंशन का लगता है 2000 करोड़ रुपया खर्च होता है, जिसके लिए हमें लोन लेना पड़ता है। हालांकि अभी 2300 करोड़ की लिमिट है सरकार की बची है कर्ज लेने की, लेकिन उसे लोन लेना पड़ता है। जबकि 5 तारीख को एक किस्त आती है दिल्ली से, जो पैसा सरकार का था वो एक आती है 9 तारीख को, जो मिला के टोटल मिला के उतना ही हो जाता है जितनी जरूरत है। तो इसने कहा कि उन्होंने कहा कि हम 1-2 महीना ये सिस्टम करते हैं कि सैलरीज देते हैं 5 तारीख को, पेंशन देते हैं 10 तारीख को, क्यों हम कर्ज लें। और वो 3 दिन का कर्ज का ब्याज पड़ता है 3 करोड़ रुपया 4 दिन का, और साल का 36 करोड़। उसको बचाने के चक्कर में इन्होंने सैलरी डिले करी। कदम अच्छा था, सिस्टम में ला रहे थे, लेकिन वो जो पीआर टीम है वो इतनी बेवकूफ पीआर टीम निकली सीएम की कि वो समझा नहीं पाई लोगों को। बीजेपी ने इसको बना दिया कि हिमाचल आर्थिक संकट में, तनख्वाह देने के पैसे नहीं। अब यही चला, सब जगह चला कि हिमाचल में बड़ा तगड़ा आर्थिक संकट, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, ये नहीं, जबकि वो पॉजिटिव कदम था। इसलिए उसके पीछे ये छुप गया सारा, जो ये अच्छा कदम उठाया था कि ये जो एक पेंशन बंद कर दी, ये लैंडमार्क डिसीजन है। आपने जैसे कहा कि एक अच्छा वो है, सबक है कि भाई आप ये उनके लिए है जो डिस्क्वालीफाई होंगे, जो रिजाइन करके जाएंगे फिर चुनाव लड़ेंगे, उन पे नहीं लागू होगा। जो स्पीकर डिस्क्वालीफाई जिनको करेगा वो उस पे ये लागू होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के अंदर एक डर और बैठ गया कि 7 या 8 ऐसे विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन अभी पड़ी हुई है, स्पीकर के पास है, और स्पीकर आए दिन प्राइवेट फंक्शनों में धमकी देते हैं कि 6 निपटा चुका हूं, 6 और निपटाऊंगा। ऐसे वो पब्लिकली बोलते हैं कि आरी उनके सिर पे, उनकी गर्दन पे है। वो है कि उन्होंने संसद में कुछ विधानसभा में कुछ उन पे किया था, शायद हल्ला बना कुछ मजा, उसको लेकर मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार 6 और पे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल है। अब उसके चक्कर में वो गवर्नर के कई बार चक्कर काट चुकी है बीजेपी कि भाई उन्होंने स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी दे दिया, वो एप्लीकेशन दे दी कि हमें विश्वास नहीं है इन पे, ये होगा। लेकिन स्पीकर कहते हैं कि जब अगर आप मुझ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन का वो देते हो, मूव करते हो, तो महाराष्ट्र में भी तो यही हुआ था। वहां आपके स्पीकर ने, वहां तो आपके स्पीकर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने भी नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया था। तो अपने फंसे उस जाल में खुद ही फंस रही है बीजेपी। लेकिन ये जो कदम था इसमें नो डाउट बहुत सही कदम था, लेकिन दिक्कत ये है कांग्रेस में, जो मैंने कहा कि मैनेजमेंट और खास करके जो अनएक्सपीरियंस्ड सीएम आ रहे हैं, इनकी वजह से दिक्कत हो रही है। अब एक आज और हिमाचल का, आप इससे पहले मेरे से पूछो, मैं खुद ही बता देता हूं, मस्जिद वाला मुद्दा भी चल रहा है, वो भी इसी सेशन में चल रहा है। अब उनमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि मंत्री जी को, जो कि सीएम के खास है, जिनको लड़के मंत्री बनाया, उन्हें विधानसभा में ये मुद्दा उठाने की क्या जरूरत थी। वो सेक्रेटरीट में भी उठा सकते थे, सीएम से कहीं भी बाहर बात कर सकते थे लेकिन उनको सदन में उठाना था, और साथ में वो लव जिहाद शब्द भी जोड़ दिया, साथ में ऐसे जोड़ के वो एक अलग कंट्रोवर्सी कर दी, फालतू में खड़ी कर दी। हालांकि उसमें जो प्रदर्शन करने वाले हैं उसमें लोकल रेजिडेंट थे, उसमें सब तरह के थे, कांग्रेस के भी थे, लेफ्ट के भी थे, बीजेपी के भी थे, लेकिन लाइमलाइट फिर बीजेपी ले गई उठा के, और कहा कि कांग्रेस ही 2 फाड़ हो गई इसमें। तो इस तरह की मिसमैनेजमेंट है, वो इसीलिए है कि वो सीएम पहली बार के इनएक्सपीरियंस्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनकी कैबिनेट है उसमें सिर्फ 2 मंत्री ऐसे हैं जो पहले मंत्री रहे, वो भी, बाकी सब नए मंत्री है। तो उन्हें अभी फिलहाल चीजों को 1.5 साल हो गए संभालते हुए नजर नहीं आ रहा। एक बड़ा छोटा सा बात कहूंगा, बीजेपी ने एक उठाया कि जी हिमाचल में आर्थिक संकट इसलिए हुआ कि फ्री बीज दी, ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, महिलाओं को 1500 दिए, जबकि असली हकीकत यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो अब अनाउंस की है वो लागू होती है 2004 से, 2003 तक तो पहले से थी। जो आदमी 2004 में अगर नौकरी में लगा, फॉर एग्जांपल हाईएस्ट उसकी एज ले जाए 35 साल, 58 साल पे रिटायर होते, तो 35 साल में अगर कोई 2004 में लगा है तो सर 23 साल नौकरी करेगा तो 2027 में जाकर रिटायर होता है। इसका मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम का पहला जो किस्त आपको देनी पड़ेगी किसी को भी, वो 2027 में देनी पड़ेगी। तो अभी 2024 में उसका असर कैसे पड़ गया, ये नहीं समझा पा रही कांग्रेस। 1500 रुपए जो महिलाओं को देने थे, अभी फॉर्म भरने ही शुरू हुए थे कि लोकसभा इलेक्शन आ गए, वो बंद हो गया काम। उसके बाद उपचुनाव आ गया हिमाचल में, फिर बंद हो गया। अभी फॉर्म भरने का ही काम चल रहा है, अभी एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं गई है। लेकिन बीजेपी ने वो भी कह दिया कि उसकी वजह से आर्थिक संकट हो गया, उसकी भी काट नहीं कर पा रहे। दिक्कत यहां पर है कि बीजेपी का जो आईटी सेल, इतना मजबूत आईटी सेल हो गया है, उसको दिल्ली के लेवल पे तो कांग्रेस काट देती है, लेकिन स्टेट लेवल पे नहीं काट पा रही है अभी। इसलिए ये जो अच्छे कदम है वो छुपे रह जाते हैं, जो
तिल का ताड़ बना के बीजेपी दूसरी चीजें आगे कर देती है, वहां पर ये गड़बड़ हो रही है। जी